डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फार्मर.007। आज हम बात करेंगे गेस पेपर की, जो होने वाला फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस का। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में चलती है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस। फर्स्ट सेमेस्टर में उसके गेस पेपर की बात करेंगे। गेस पेपर में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो क्वेश्चन और टॉपिक है वो इतने ही बताऊंगा जो एग्जाम में आने लायक होगी। और जैसे मैं बताता आ रहा हूँ, जैसे एग्रोनॉमी का पेपर लग चुका है, कम्युनिकेशन स्किल्स का पेपर लग चुका है एसकेएन में। तो अब बात करते हैं एग्रोनॉमी में गेस पेपर से कितने क्वेश्चन आए। एसकेएन जोमनेर में 60 नंबर का पेपर हुआ था, मतलब एसकेएन में मिड टर्म नहीं लगते इसलिए। तो 60 नंबर के पेपर में पहली डेफिनेशन एग्रोनॉमी की, ये उसी गेस पेपर वीडियो में से कन्वर्जेंट टिलेज की, ये दोनों डेफिनेशन उसी केस पेपर पीडीएफ में से। थर्ड है ग्रीन मैन्यूरिंग की डेफिनेशन, उस गेस पेपर वीडियो में बताई थी। उसके अलावा इरिगेशन की डेफिनेशन उसी गेस पेपर में बताई थी। हर्बिसाइड की डेफिनेशन उसी गेस पेपर में बताई थी, और क्रॉपिंग सिस्टम की डेफिनेशन उसी गेस पेपर पीडीएफ में बताई थी आपको। उसके बाद में बात करते हैं इम्पोर्टेंस, टिलेज के इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव बताए थे मैंने उसी गेस पेपर वीडियो में। तो इम्पोर्टेंस यहाँ आ गया और ऑब्जेक्टिव आ गया। न्यूट्रिएंट्स का क्लासिफिकेशन बताया था, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, क्लासिफिकेशन आपको पूरा बताया गया। और फर्टिलाइजर और मैन्योर की मैंने आपको डेफिनेशन के साथ ऐसे बोला था, इनका डिफरेंस आ सकता है, वो क्वेश्चन ऐसा इसका ऐसा मिल चुका है आपको। उसके बाद में ये टिलेज के ऑब्जेक्टिव, टाइप्स और एडवांटेज, ये तीनों चीज़ें आ गई। तो मैंने इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्टिव बताए थे, और तुम्हारे को टिलेज टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, उसी में से मिला है पूरा। फिर बात करते अब आगे लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन में वीड मैनेजमेंट के बारे में बताया था आपको। उसके बाद में सोविंग मेथड्स टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, और आई इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट वाला टॉपिक भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया। ऐसे कुल मिला के 42 से लेके 45 नंबर का मैटर है, उसी गेस पेपर 30 मिनट की क्लास से मिला है। अब बात करते हैं सोइल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। पहला टॉपिक है सोइल। सोइल क्या चीज़ होती है, सोइल किस भाषा का शब्द है, पेडोलॉजी क्या है, इडेपोलॉजी क्या है, इनको तरीके से कॉन्सेप्ट के माध्यम से नोट्स में से आपको ही समझना। इतनी लंबी क्लास हम भी नहीं बना सकते, हमारे को भी स्टडी करनी पड़ती है, हम भी स्टडी कर रहे हैं, तो इतनी लंबी क्लास नहीं बना सकते। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, भाई किन किन माध्यम से वेदरिंग होती है, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल, 3 माध्यम से होती है। फिर बात करते हैं कैटाइन एक्सचेंज, आयरन एक्सचेंज, और ये 3-4 बफरिंग कैपेसिटी, इन चीज़ों में से फील्ड कैपेसिटी, ये चीज़ें आप देख लेना नोट्सों में से। नोट्स मंगवाने के लिए मैसेज करें 7737387906। प्लीज़ साथियों, आपसे हाथ जोड़ के विनती, इन नंबरों पे कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और लिखे सोइल 111 इंग्लिश या हिंदी नोट्स, जिस माध्यम में चाहिए। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश नोट्स, हिंदी में चाहिए तो हिंदी नोट्स। अब बात करते हैं आगे मोस्ट टॉपिक कौन कौन से। सोइल कोलॉइड्स, ये टॉपिक थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोइल प्रोफाइल क्या होता है, सोइल टेक्सचर क्या होता है, सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी। अब बात करते आगे। बफरिंग कैपेसिटी ऊपर भी आपको बताया था, और ये नीचे आ गया। और सोइल ऑर्डर्स, भाई अपने सोइल ऑर्डर कितने हैं, 12 ऑर्डर है वैसे तो, पर इंडिया में कौन कौन से सोइल ऑर्डर मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें। तो ऐसे कुल मिला के 23 टॉपिक्स में से 10 टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद में बात करते हैं
सोइल 111, जिसका कोर्स टाइटल है फंडामेंटल ऑफ सोइल साइंस, इसके गेस्ट पेपर की बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको वीडियो की फास्ट अपडेट मिल सके। तो अब बात करते डेफिनेशंस की। फर्स्ट मतलब सेकेंड में फर्स्ट क्वेश्चन और अदर यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक गेस्ट पेपर रहने वाला है। तो पेडोलॉजी की बात करते हैं। पेडोलॉजी मृदा का उत्पत्ति और वर्गीकरण पर आधारित है। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा की उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी डेफिनेशन ये याद रखो अपने, ये नीचे थोड़ी लंबी छोटी डेफिनेशन है, ये समझा नहीं सकता मैं, समझा सकता हूँ पर आपके समझ में लायक नहीं। इडेफोलॉजी मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा के साथ पादवर्दी संबंधी अध्ययन किया जाता है। पौधे की वृद्धि के संबंध में मिट्टी का अध्ययन करना ही इडेफोलॉजी कहलाता है। इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के आप लिख लेना। सोइल कोलोइड्स, जो मैंने आपको टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था, मिट्टी का सबसे छोटा कण जो विद्युत आवेश ले जाते हैं और जिनका प्रति इकाई द्रव्यमान सतही क्षेत्रफल से बहुत अधिक होता है। ये मिट्टी का सबसे छोटा कण होता है। जैसे ह्यूमस हो गया, जिन पे विद्युत आवेश होता है और जिनका द्रव्यमान इकाई प्रति द्रव्यमान इकाई क्षेत्रफल से बहुत अधिक होती है। फिर बात करते हैं फोर्थ डेफिनेशन की, वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग आपको टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया था। एक मिनट, पृथ्वी की सतह पर उनके पास चट्टानों और खनिजों का भौतिक और रासायनिक क्रियाओं द्वारा छोटे छोटे कणों में तोड़ना। मतलब इसका सीधा सा मतलब है, पृथ्वी की सतह पे जो चट्टाने हैं, डूंगर है, उनका खनिजीकरण, उनको तोड़ना भौतिक रासायनिक और जैविक, भौतिक रासायनिक रूप में अपने द्वारा तोड़ना, मनुष्य द्वारा भौतिक और रासायनिक रूप में तोड़ना। और एक होता है जैविक वो स्वतः टूटता है, अपने आप ही टूटता है वो फसल। फिर आगे सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है वो चैनल को जाके अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन फास्ट मिल सके। और मैं हालांकि देख रहा हूँ कुछ दिनों से वीडियोज पे व्यूज नहीं आ रहे, तो आपको एक 20-30 मिनट की वीडियो में 40 से लेके 50 नंबर का मैटर दे देते। इसका मतलब ये थोड़ी है भाई आप किसी की बात शेयर नहीं करोगे। प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप्स में अपने दोस्त को सभी को शेयर करो इस क्लास को। सोइल प्रोफाइल मृदा परिच्छेदक, सतह से लेकर पैतृक पदार्थ तक फैली हुई मिट्टी की सभी परतें या संस्तरों की एक ऊर्ध्वाधर काट। मतलब इसमें सीधी सी बात ऐसे समझो, मिट्टी की ऐसी ऊर्ध्वाधर काट काटते हैं जिसमें अनेक संस्तर दिखाई देते, उसे ही मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। सोइल टेक्सचर मृदा बनावट, मिट्टी के अलग अलग आकार के कण जैसे कि रेत, मतलब रेत, गाद और क्ले। रेत को तो बोलते सैंड, गाद को बोलते सिल्ट और क्ले को बोलते क्ले के सापेक्षित अनुपात। जैसे अपन दोमट मृदा में 40% सैंड ले ली, 40% सिल्ट ले ली और 20% क्ले ले ली, इस प्रकार होता है चीज। मतलब सापेक्षित अनुपात होता है मृदा के सैंड सिल्ट क्ले कणों का। फिर बात करते फील्ड कैपेसिटी क्या होती है। फील्ड कैपेसिटी क्षेत्र क्षमता, अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण जल के बह जाने के बाद मिट्टी में बचे हुए पानी की मात्रा। अतिरिक्त गुरुत्वाकर्षण जल के बह जाने के बाद मिट्टी में बची पानी की मात्रा
मतलब आमतौर पर बारिश के 2 से 3 दिन बाद नापी जाती है फील्ड कैपेसिटी, मतलब 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर मापी जाती है। फिर आ गई बफरिंग कैपेसिटी। बफरिंग कैपेसिटी क्या होता है? बफरिंग क्षमता, यह आपको टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया। अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाने पर मिट्टी द्वारा अपने पीएच में परिवर्तन का विरोध करने की क्षमता। मतलब जैसे अपन मृदा में अम्ल और क्षार मिलाते हैं तो पीएच में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है उसकी विरुद्ध क्षमता लगाती है। मतलब जैसे अम्ल मिलाया तो ये अपने विरुद्ध क्षार की क्रिया करेगी। ये होता है बफरिंग कैपेसिटी। कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसकी बात करेंगे। विनिमय योग्य धनायनों को धारण करने की मिट्टी की कुल क्षमता, जो उर्वरता और पोषक तत्वों को रोकने का माप है। मतलब विनिमय योग्य धनायनों की धारण, मतलब ऐसे धनायन होते हैं जो मिट्टी की कुल क्षमता, जो उर्वरता और पोषक तत्वों को रोकने का कार्य करते हैं, उसे ही कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोला जाता है। अब बात करते आगे। बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी, इनका बड़ा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है आपको, इनका डिफरेंस भी देखने को मिल सकता है। तो बल्क डेंसिटी की बात करते हैं अपन। प्रति इकाई कुल आयतन में सूखी मिट्टी का द्रव्यमान, मतलब जैसे एक अपन ने वो ले लिया सोइल सैंपल, अब उसको मतलब उसकी मॉइस्चराइज को उड़ा दिया और एकदम सूखी कर ली मिट्टी को, उसका सूखी मिट्टी का ही द्रव्यमान बल्क डेंसिटी कहलाता है। पार्टिकल डेंसिटी की बात करते हैं। केवल ठोस मिट्टी के कण जो प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान जिसमें छिद्र स्थान के आयतन को भी शामिल नहीं किया जाता। इसमें यह बात है जैसे अपन ने मिट्टी का वो ले लिया, उसमें मॉइस्चराइज होना चाहिए जिससे उसमें जो पार्टिकलों के बीच में जो अवकाश रहता है, जैसे जल वहाँ वायु जल का संचार होता है, वो भी शामिल नहीं होना चाहिए उसमें, उसको बोलते हैं पार्टिकल डेंसिटी। लास्ट डेफिनेशन, ब्राउनी मूवमेंट या ब्राउनी गति, किसी तरल या गैस में निलंबन कोलाइड कणों की निरंतर या तीव्र और यादृच्छिक गति। मतलब ब्राउनी गति वही होती है जैसे एक बंद कमरे में खिड़की खोल दी जाए या एक प्रकाश तरंग आए तो वहाँ कोई छोटे कणों की या कोलोइड्स की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति दिखाई दे, उसे ही ब्राउनी गति बोलते। फिर बात करते हैं सोइल हॉरिजॉन्स, मृदा संस्तर। मृदा संस्तर होते ओ ए बी सी और आर, ये मृदा संस्तर होते हैं। मृदा संस्तर मिट्टी की सतह पर समांतर एक परत होती है जिसके भौतिक, रासायनिक, जैविक गुण ऊपर और नीचे की परतों से भिन्न होते हैं। मतलब हर परत के गुण अलग अलग होते हैं इसमें। जैसे बात करते हैं अब आगे ओ संस्तर की बात करते हैं, तो ओ संस्तर को कार्बनिक संस्तर बोला जाता है और ये जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है या आकर्षित भूमियों में पाई जाती है। फिर ए संस्तर या एओरिजोन, इसको जैसे ह्यूमस मृदा भी बोला जाता है और ये टॉप सोइल होती है। कृषिगत भूमियों की सबसे ऊपरी परत यही होती है और अकृषिगत भूमियों की सबसे ऊपरी परत ओरिजोन होती है, मतलब ओ संस्तर होती है और कृषिगत की ए होती है। फिर इल्यूवियल, ई का मतलब इल्यूवियल हॉरिजॉन, ये एक के अंतर्गत ही आता है पर इसको अलग से हॉरिजॉन माना जाता है। अब वो पता नहीं क्या कारण है इसका। इसको निस्सालन संस्तर भी बोलते हैं।
फिर आगे बात बी होरिजोन की या बी स्तर की। ये खनिजों का संचय करता है, मतलब जो ऊपर से निश्चालित अपने उर्वरक खाद जो है ना, उनको अपने अंदर खनिजों का संचय अपने अंदर समायोजित रखता है। फिर बात करते हैं सी होरिजोन की। सी होरिजोन अपेक्षित मूल चट्टानें होती है, मतलब जैसे नीचे रॉक्स वाला सबसे हार्ड पार्ट होता है, उससे ऊपर मई मई चट्टानों के कंकड़ पत्थर होते हैं, छोटी चट्टानों के कंकड़ पत्थर होते हैं। यह संस्तर समय के साथ निष्चालन और जैविक संचय जैसे प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं, मतलब जैसे किसी निष्चालन या जैविक क्रिया के माध्यम से ही विकसित होते हैं। ये मिट्टी की उर्वरता और फसल के लिए इनकी उपयोगिता निर्धारित करने के लिए इन परतों को समझना महत्वपूर्ण है। मतलब मृदा की उर्वरता और मिट्टी से फसल उत्पादन लेने के लिए इन परतों को समझना महत्वपूर्ण होता है। फिर अब बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स। इनमें डिफरेंस आ सकता है या इनको डायरेक्टली पूछ सकता है, डेफिनेशन में भी पूछ सकता है। तो पहले बात करते हैं प्राइमरी की। प्राथमिक खनिज, एक मिनट। प्राथमिक खनिज पिघले हुए मैग्मा से उच्च तापमान और दाब पर बनते हैं और अपने मूल चट्टान स्रोत से रासायनिक रूप से अपवर्तित रहते हैं। इनके उदाहरण जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अब्रक। ये मतलब प्राथमिक खनिज सीधी सी भाषा में समझाऊं तो एक ऐसे पिघले हुए मैग्मा होते हैं जिनका उच्च तापमान और दाब होता है, जो मूल चट्टान स्रोत से रासायनिक रूप से अपवर्तित होते हैं, मतलब रासायनिक रूप से प्राप्त होते हैं। जैसे इनके एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज, फेल्सपार और अब्रक। फिर बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी मिनरल्स द्वितीयक खनिज प्राथमिक खनिज की अपक्षय या मिट्टी में रासायनिक अपक्षय के माध्यम से। ये जैसे प्राथमिक लावा मैग्मा बना वो ठंडो वो चट्टानों का रूप ले लेता है, तो द्वितीय खनिज में उन चट्टानों का अपक्षय होता है, जिससे कैवोलिनाइट, इलाइट और मोंटमोरिनाइट जैसे मिट्टी के खनिज और हाथों में हेमेटाइट जैसे आयरन ऑक्साइड शामिल है। जब बात करते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन, पीएच क्या होता है, पीएफ क्या होता है। पीएच मिट्टी की अम्लता क्षारीयता मापता है। यह हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का नकारात्मक लघु गुणक रूप है। इसका मात्रक इसकी स्केल पे 0 से 14 अंक बनाए जाते हैं और उदासीन अंक इसका 14 होता है। यह पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित करता है। फिर पीएफ क्या चीज होती है। पीएच मिट्टी से संबंधित है, 0 से 14 तक अंक होते हैं, 7 अंक उदासीन होता है और हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को दर्शाता है। फिर पीएफ क्या होता है। पीएफ मृदा नमी तनाव के सामान्य लघु गुणक है, मतलब पीएफ मृदा नमी को दर्शाता है, मृदा नमी को दर्शाता है। पानी में सेंटीमीटर हेड, ये छोड़ो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह उस ऊर्जा के प्रतिनिधित्व करता है जो जिसके साथ मिट्टी द्वारा पानी को रोका जाता है। मतलब पीएफ मृदा नमी पे आधारित है, ये सेंटीमीटर में मापा जाता है और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है ये।
पीएफ ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, सेंटीमीटर में मापा जाता है और मृदा नमी मापी जाती है। फिर बात करते हैं जहाँ पीएच हमेशा मिट्टी में रासायनिक स्थिति के बारे में बताता है, मतलब पीएच मृदा की रासायनिक स्थिति के बारे में बताता है। तो पीएफ पौधे में पानी की भौतिक उपलब्धता के बारे में बताता है। ये हो गया इनका मेन रीजन। पीएफ रासायनिक के बारे में बताएगा और पीएफ पानी की भौतिक उपलब्धता के बारे में बताएगा। फिर बात करते आगे। सरफेस या सबसरफेस सोइल, सतही मृदा या उपसतही मृदा। सतही मृदा मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग, मिट्टी का सबसे ऊपरी भाग होता है सतही मृदा, जिसका आमतौर पर लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही होता है। मतलब सतही मृदा 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही होती है। इसमें कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीवों की कार्बनिक पदार्थ और सूक्ष्म जीव भरपूर मात्रा में होते हैं। इसमें रंध्रावकाश ज्यादा रहता है, गहरा रंग होता है और बीज अंकुरण और पोषक तत्व के लिए प्राथमिक क्षेत्र है। मतलब इसको एग्रीकल्चरल सॉइल भी बोला जाता है। फिर बात करते हैं सबसरफेस सॉइल, उपसतही मृदा। ये ऊपरी मिट्टी के जस्ट नीचे होती है। ये आमतौर पर कम कार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब ये इसमें कृषि नहीं की जाती क्योंकि ये सरफेस सॉइल के नीचे होती है, 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर नीचे होती है, जिसमें आयरन ऑक्साइड जैसे अधिक संचित रहते हैं। मतलब इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। यह अधिक संघनन या हल्के रंग की होती है। मतलब इसका संघनन होता है और हल्के रंग की होती है क्योंकि इसमें हुमस पदार्थ नहीं पाया जाता, और सरफेस सॉइल में हुमस पदार्थ होता है जिससे वो गहरे रंग की होती है। और इसमें जैविक गतिविधि भी कम होती है क्योंकि इसमें जीव सरवाइव नहीं कर पाते। किसान मुख्य रूप से जुताई और उर्वरीकरण के माध्यम से सतही मिट्टी को प्रबंध करते हैं। मतलब किसान को मुख्यतः सरफेस सॉइल ही चाहिए। सब सरफेस सॉइल में वो कुछ भी नहीं कर सकता, एग्रीकल्चर क्रियाएं नहीं कर सकता। फिर बात करते इल्यूवियल क्या होता है, एल्यूवियल क्या होता है। एल्यूवियल या निस्सालन स्तर जो मैंने ऊपर बताया था आपको, और इल्यूवियल या इसको बोलते हैं निक्षेपण संस्तर। एल्यूवियल तो होता है ए संस्तर के अंदर और इल्यूवियल संस्तर होता है बी संस्तर के अंदर। पानी की नीचे की ओर गति द्वारा ऊपरी संस्तर मतलब ए संस्तर से बी संस्तर की ओर, और लोहे आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे घटकों को हटाना या बाहर निकालना। मतलब निस्सालन का मतलब हो गया जैसे जल और कई लवणों को, इसमें मोस्टली लवण है आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उनको नीचे के संस्तरों में भेजना। यह परत हल्के रंग और बनावट में मोटी होती। फिर बात करते इल्यूवियल या निक्षेपण संस्तर। इसमें जो ऊपर से आए हुए पानी के साथ लवण है उनको एब्जॉर्व करने की शक्ति होती है। इसी संस्तर में आके वो लवण और वो रुक जाते हैं। ये बी संस्तर में होता है, आमतौर पर बी संस्तर में जमे होते हैं। साथ में ये दो प्रक्रियाएं मृदा परिस्थितिका में अलग अलग संस्तरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब जैसा कि अपन माने तो इल्यूवियल संस्तर है, एल्यूवियल संस्तर है वो ए संस्तर होता है और इल्यूवियल होता है वो बी संस्तर होता है। एल्यूवियल से निस्सालन होता है, वो निस्सालन लवण और पानी का होता है जो इल्यूवियल में आके रुक जाता है।
फिर एक मिनट। एल्यूवियल क्षेत्र में होता है, जबकि इल्यूवियल या बीसन स्तर में संचय क्षेत्र होता है। स्टोक्स लॉ, इसकी डेफिनेशन भी आ सकता है, इससे भी बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसका लगभग। स्टोक का नियम का उपयोग मृदा विज्ञान में तरल माध्यम में मिट्टी के कणों को बैठने की दर, मतलब स्टोक का नियम ये समझाता है मृदा विज्ञान में तरल माध्यम, जैसे पानी में मिट्टी के कणों की बैठने की दर। जैसे है पानी में अपन मिट्टी घोल दिए तो कितनी देर में मिट्टी के कण उस बीकर के नीचे बैठ सके, उनका आकार और बनावट पे निर्धारित करता है वो चीज़। वही मोटे कण हो गए तो जल्दी आ जाएंगे, जैसे सिल्ट मृदा होगी तो थोड़े धीरे आएंगे, क्ले मृदा होगी तो वो धीरे आएंगे, और जैसे सैंड होगी तो वो जल्दी से आके बैठ जाएंगे। यह नियम बताता है कि गिराने वाले कण का अंतिम वेग और त्रिज्या, मतलब गिरने वाले कणों का अंतिम वेग को बताती है और उसकी त्रिज्या का सीधा अनुपात होता है। अब बात करते हैं आगे। तो इसको सीधी सी भाषा में समझते हैं, रेत जैसे बड़े कण और जैसे क्ले की तुलना में बहुत तेजी से बैठते हैं। मतलब मैंने आपको ऊपर भी यही बात बताई है। जैसे सैंड हो गई तो सैंड को अपन तरल माध्यम में डालेंगे तो एकदम से नीचे जाके बैठ जाएंगी, और क्ले और सिल्ट को जैसे अपन पानी में डालेंगे तो सिल्ट क्ले से थोड़ी तेज जाएगी और क्ले थोड़ा मध्यम धीरे जाएगी। यह क्रिया प्रयोगशालाओं में मिट्टी के यांत्रिक विश्लेषण के लिए उपयोग की जाने वाली हाइड्रोमीटर और पिपेट विधियों के माध्यम से होती है। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, जो मैंने आपको बताया था सोइल ऑर्डर्स, जो 22 नंबर का टॉपिक था उसमें सोइल ऑर्डर बताए थे। 12 ऑर्डर होते हैं, तो मोस्टली 12 ऑर्डर होते हैं अपने इंडिया में, जिसमें एल्फिसोल्स वनों के नीचे पाई जाने वाली पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी, मतलब ये एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं होती। फिर बात करते हैं एंडीसोल्स, ज्वालामुखी की राख से बनने वाली मिट्टी, यह भी अपने एग्रीकल्चरल सॉइल में काम नहीं आती। फिर आती है एरिडिसोल्स, शुष्क जलवायु या रेगिस्तानों की मिट्टी, यह अपने राजस्थान में होती है। एंटीसोल्स, हाल ही में बनी मिट्टी जिसमें परत का विकास नहीं हुआ हो, जैसे हाल ही में बनी मिट्टी जिसमें संस्तरों का विकास या परत का विकास नहीं हुआ हो। फिर गैलीसोल्स, बहुत ठंडी जलवायु की मिट्टी जहां जमी रहती है, मतलब ये जैसे जम्मू कश्मीर उन क्षेत्रों की मृदाएं होगी जिन पे बर्फ जमा रहता है और जिससे मृदा भी जमी रहती है। फिर आगे हिस्टोसोल्स, कार्बनिक मिट्टी जो दलदली इलाकों में पाई जाती है, जैसे जिन क्षेत्रों में काली मृदाएं होती है वही क्षेत्र हिस्टोसोल्स के अंतर्गत आते हैं। फिर इंसेप्टिसोल्स, शुरुआती विकास वाली मिट्टी, ये अपने भारत में ज़्यादा पाई जाती है। फिर आ गई मोलिसोल्स, घास के मैदानों की काली व उपजाऊ मिट्टी।
फिर आ गई ऑक्सीसोल्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अत्यधिक अपक्षित मिट्टी, मतलब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। स्पोडोसोल्स, अम्लीय वन मृदा। अल्टीसोल्स गर्म और आर्द्र जलवायु की पुरानी अम्लीय मिट्टी। वर्टिसोल्स, क्ले से भरपूर मिट्टी जो सूखने पर फट जाती है, मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ क्ले मृदा होती है और वो बारिश के जाने के बाद में वो फट जाती है सूखने पे। हॉरिजॉन्स की बात कर ली थी अपन ने ऊपर अभी, तो इस क्वेश्चन को अपन यहाँ नहीं देखेंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें डायग्राम समेत ये चीज लिख आनी होती है, डायग्राम बना देना ऐसे। ये ओ संस्तर हो गए, ये बीच वाला ए हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये आर हो गया। और इन डायग्राम के थ्रू थोड़ा थोड़ा इनमें कुछ लिखा जाना। फिर आगे सोइल टेक्सचर एंड इट्स क्लासेज। सोइल टेक्सचर क्या होती है? तो सोइल टेक्सचर की बात करते हैं। मृदा की बनावट जिसमें सैंड सिल्ट क्ले का अनुपात दर्शाया जाता है, उसे ही सोइल टेक्सचर कहते हैं। सैंड के कणों का आकार 2 mm से 0.05 mm तक होता है। बड़े कण जिन हवा का संचार अधिक, मतलब बड़े कण होते हैं जिनसे मृदा में हवा का संचार आसानी से हो जाता है। पानी को रोकने की क्षमता कम होती है इन मृदाओं में। फिर बात करते हैं सिल्ट की, जिनका आकार 0.05 से 0.002 mm होता है। मध्यम आकार के कण होते हैं और चूनी, मतलब ये चिकनी मिट्टी होती है। फिर बात करते क्ले की, इनका आकार 0.002 mm से कम होता है। यह सबसे छोटे कण होते हैं, गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, पोषक तत्व रोकने में माहिर होती है, मतलब इनमें जल भी रुक जाता है और पोषक तत्व भी। अब बात करते हैं, एक लोमी सॉइल आती है, लोमी या बलुई दोमट सॉइल, जिसमें सैंड सिल्ट क्ले का संतुलित मिश्रण जो खेती के लिए सबसे अच्छा होता है। फिर मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज। गैसेज एक्सचेंज कैसे होती है अपनी मृदा में और कैसे क्या होता है? मिट्टी में गैसों का विनिमय, मृदा में गैसों का विनिमय, वह प्रक्रिया है जब O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। O2 अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। ये 2 प्रकार के होता है, मास फ्लो। अब बात करते हैं मास फ्लो और डिफ्यूजन, 2 तरीके से होता है। जब आपने 12th में भी पढ़ा होगा मास फ्लो और डिफ्यूजन के बारे में। सॉरी साथियों, बीच में थोड़ा सा काम आ गया था। तो मैकेनिज्म ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन सॉइल बता रहा था मैं आपको, जिसमें O2 मृदा के अंदर जाती है और CO2 बाहर आती है। और ये 2 प्रकार से होता है, मास फ्लो और डिफ्यूजन, मतलब द्रव्यमान प्रवाह और विसरण। द्रव्यमान प्रवाह में होता है हवा, बारिश और या तापमान बदलने के कारण दबाव से अंदर हवा का चलना। फिर बात करते हैं डिफ्यूजन की। सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है डिफ्यूजन। गैस अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर बढ़ती है, मतलब इसमें अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर गैसेज एक्सचेंज होता है। क्योंकि जड़ों
में O2 लेती है और CO2 छोड़ती है, और इसलिए बाहरी ऑक्सीजन मिट्टी में प्रवेश करता है। मतलब डिफ्यूजन का मुख्य अंतर है, जैसे बाहर O2 ज़्यादा है तो वो मृदा के अंदर O2 जाएगा और उसको जड़ें ग्रहण करेगी और CO2 छोड़ेगी, जिससे मृदा में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है। फिर सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा की बनावट कैसी होती है या मृदा संरचना कैसी होती है और उसके प्रकार। मृदा संरचना वह तरीका है जिसमें मिट्टी के कण आपस में जुड़कर ढेला बनाता है। मतलब मिट्टी के कण जुड़कर एक कॉम्पैक्ट सॉइल का निर्माण करते हैं। यह भी 4 प्रकार की होती है: दानेदार, प्लेट जैसी, ब्लॉकी या प्रिज्मी। छोटे गोल टुकड़े दानेदार के अंदर होते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है दानेदार सॉइल। फिर बात करते हैं प्लेटीय सॉइल। पतली क्षैतिज परत होती है, पानी के बहाव को रुकावट बनती है। मतलब ये पानी के बहाव को रोकती है। ब्लॉकी सॉइल अनियमित क्यूब के आकार के ढेले होते हैं, मतलब क्यूबॉइड आकार के ढेले होते हैं। अब बात करते हैं प्रिज्मीय सॉइल। यह खंभे के आकार की लंबी संरचनाओं में बटी होती है। इस प्रकार 4 मृदा होगी: दानेदार, प्लेटी, ब्लॉकी और प्रिज्मी। दानेदार हो गई जो पौधे की वृद्धि के लिए अच्छी होती है, और प्लेटी में हो गई पतली परत होती है जो पानी के बहाव को रोकती है, और ब्लॉकी होती है जो क्यूब के आकार के ढेले होते हैं, और प्रिज्मी है जो खंभे के आकार की लंबी संरचनाएं होती है। अब बात करते हैं BD एंड PD रिलेशनशिप एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। BD क्या होता है, PD क्या होता है, ये आपको ऊपर बता दिया था। अब BD का आयतन कितना होता है, 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और PD का आयतन होता है 2.65 से 66 से मान सकते, 65 मान लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इनका रिलेशनशिप क्या होता है एक दूसरे में, तो रिलेशनशिप जैसे जैसे सांद्रता बढ़ती है तो BD कम होती है। PD हमेशा BD से अधिक होती है। मतलब सांद्रता बढ़ेगी तो BD कम होगी, और BD से अधिक होती है हमेशा PD। अगर BD कम हुई तो PD तो थोड़ी ज़्यादा होगी BD से। इसके गुण समझेंगे। BD जड़ों के फैलने और जल निकास को प्रभावित करता है, और कम BD का मतलब है मिट्टी में ढेले और उपजाऊ है। मतलब BD जड़ों को फैलने और जल निकास को प्रभावित करते हैं। कम BD का मतलब मिट्टी के ढेले पर उपजाऊ होता है। BD कम हो तो उपजाऊ मृदा होती है। और मैं आपको बता दूं, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के किसी भी सेमेस्टर के नोट्स चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट के, तो इन नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज करना है, सब्जेक्ट का नाम लिखना है, और लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में नोट्स चाहिए, इंग्लिश या हिंदी, ये दोनों चीज़ लिख के मैसेज कर देना है। धन्यवाद साथियों। अगर इस वीडियो में 500 से ज़्यादा व्यूज आते हैं तो हम आगे आपके लिए इससे भी ज़्यादा अच्छा वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद साथियों।